और इसके बाद आज हम ये भी कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी कार्यकारिणी में एक बदलाव किया है, जिसमें कि अभी हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष थी डॉक्टर सविता पांडे जी थी, तो क्योंकि वो महिला भी थी और भी सभी जिम्मेदारी दी है, और आज से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी रजनीश मिश्रा जी पीछे फोटो बंद कर दिए, फोटो बहुत मुस्कुराइए लखनऊ में आप किस तरह से कार्य करेंगे? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहा अटल सेना का। प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए जो हमें कुछ दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मिला था, मैंने उसका निर्वहन करने का प्रयास किया। उसमें शायद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि ये कार्य कर सकते हैं, संगठन में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, संगठन का कार्य निर्वाह कर सकते, तो हमारा पार्टी दिशा निर्देश रखती है। तो उसके औचित्य से आज हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे बीच में भी है। आज उनके हाथों में पत्र स्वीकार कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हर्ष की बात है। तो मैं संगठन में रह करके जो दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है, कोशिश करूंगा अंततः से उसको मैं प्रयास करूंगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है संगठन में मजबूत करने का प्रयास करूंगा। मतदान कर्मियों को ये कहा गया है कि समस्त मतदाताओं के साथ विनम्र और सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। मतदान प्रतिशत की जानकारी 2-2 घंटे पर मीडिया को दी जाएगी। इसमें वोटर टर्नआउट ऐप है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया, जो मोबाइल फोन पे डाउनलोड करके 9 बजे की सूचना 9:30 मिल जाएगी, 11 की सूचना 11:30, 1 बजे की सूचना 1:30 बजे, 3 की 3:30, 5 बजे के मतदान की सूचना 5:30 और 6 बजे का जो क्लोज ऑफ पोल का सूचना होती है वो 7 बजे से 12 बजे तक एंट्री उसकी हमारे मतदान कर्मी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अनुमानतः कल 9 बजे तक, रात्रि 9 बजे तक, 6 बजे तक का जो मतदान की सूचना है वो 9 बजे तक वोटर टर्नआउट ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी समय समय पर ये सारी सूचनाओं का मीडिया के साथियों को इनकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कितने महिला, कितने पुरुष, कितने तृतीय थर्ड जेंडर के मतदाता हैं, कितने मतदेय स्थल हैं, कितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उम्मीदवार हैं, उनकी सूचना टेबल के माध्यम से अलग से आपको श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो जारी किया जाता है। इस प्रकार ये 12 अतिरिक्त दस्तावेज हैं, ऑप्शनल। अगर एपिक कार्ड नहीं है तो इनमें से किसी एक के माध्यम से भी पहचान स्थापित की जा सकती है, मान्य होंगे। किसी भी मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत है उसके लिए हमारी हेल्पलाइंस 24 घंटे खुली रहती हैं। 1950 पे तो संबंधित जिले के जो कॉन्टेक्ट सेंटर में शिकायत जाती है, दर्ज होती है, और राज्य स्तर पर दर्ज कराने के लिए 1800 1950 ये नंबर से यहाँ स्टेट लेवल कॉन्टेक्ट सेंटर पे शिकायत आती है, जिसको दर्ज करके उसका निस्तारण कराया जाता है। इसके अलावा हमारी सीविजिल ऐप है, जो कोई भी एंड्रॉयड या एप्पल के फोन पे उसको डाउनलोड करके शिकायत वीडियो और फोटो खींच के कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल पे भी कोई मतदाता जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पे भी करा सकता है। तीसरे चरण में जो हमारे क्षेत्र है, इसमें सीविजिल के माध्यम से जो शिकायतें मिली 16 मार्च से लेकर 6 मई तक,
कुल 794 शिकायतें दर्ज हुई थी। 456 शिकायतें सही पाई गई तथा 338 शिकायतें गलत पाई गई थी या रेलेवेंट नहीं थी। इन 456 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 419 शिकायतें 100 मिनट की नियत समयावधि में निस्तारित कर दी गई थी और एवरेज हमारा निस्तारण का औसत है 47 मिनट, जो 100 मिनट के नियत समयावधि से काफी कम है। तृतीय चरण में 16 मार्च से 6 मई तक 22.65 करोड़ रुपए की कीमत की शराब, नकदी और ड्रग आदि की जब्ती हुई। अब गर्मी के मौसम में गर्मी और लू के दृष्टिगत मतदेय स्थलों पर मतदाताओं के लिए छाया की व्यवस्था, शीतल पेयजल, शौचालय, साइनेज की प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं और 47 समस्त दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी जो है हमारे 12 जिलों के, इनके माध्यम से वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, मतदाता सूचना पर्ची को वितरण कराया गया है और तृतीय चरण में कुल 1,87,08,616 मतदाता पर्चियों का वितरण हो गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदाता अपने मतदेय स्थल की और अपने वोट के सीरियल नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में इस तीसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक घर में एक वोटर गाइड का वितरण किया गया है और तीसरे चरण में 37,34,852 वोटर गाइड का वितरण हुआ है। 27 अक्टूबर से जब हमारा स्पेशल समरी डिवीजन प्रारंभ हुआ था, 4 मई तक कुल मिला के तीसरे चरण में 12,45,216 एपिक कार्ड्स, मतदाता फोटो पहचान पत्रों का वितरण कराया गया है जो नए बने थे और मतदान की अवधि में समस्त बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदेय स्थल पर हेल्प डेस्क पे मौजूद रहेंगे, अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर साथ लेके, जिसमें मतदाता सूची अल्फाबेटिकल ढंग से लगाई जाती है। तो जो मतदाता जिनको मतदाता सूचना पर्ची नहीं मिली वो वहां भी अपना अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर से अपना सीरियल नंबर देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 से अधिक जहां पोलिंग स्टेशन है उन सारे पोलिंग सेंटर्स पे वोटर असिस्टेंस बूथ की व्यवस्था की गई है, जहां हमारे कर्मचारी रोल लोकेटर्स के साथ उपलब्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेजों की सूचना जारी की है कि यदि किसी मतदाता के पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एपिक कार्ड उपलब्ध नहीं है या खो गया है, तो इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी अपने साथ ले जा सकता है, जिसके माध्यम से वो अपनी पहचान वहां पोलिंग स्टेशन में करा सकता है। ये 12 दस्तावेज हैं: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक अथवा डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी उसके आधार पे व्यवस्था सरकार करती है, निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन जब चुनाव परसेंटेज होता है वो 50%, 55%, 60%, तो ये 40% जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का खर्चा होता है वो किसकी जेब से जाता है? वो देशवासियों की जेब से जाता है। इसके लिए अटल संदेश ये है, सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। 2024 में जो है चुनाव के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोग मतदान दें, अपने अधिकार का प्रयोग करें और व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर वोट करें, जिससे कि हमारा देश आगे चल के विश्व की महाशक्ति बने। 2024 में कहाँ तक के आपका सहयोग रहेगा बीजेपी के लिए? नहीं, हम तो 25 स्टेट में काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट भी आपको देंगे सभी 25 राज्यों में, क्योंकि हम एक सामाजिक संगठन है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा या प्रकोष्ठ नहीं है, क्योंकि सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं हो सकता। जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अटल सेना है, ये सभी स्वतंत्र सामाजिक संगठन है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय हितों के आधार पर हम पार्टी को समर्थन देते हैं। सर, क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, जो समझ थी और जो उनके अंदर जो जज्बात थे, वो क्या आप नेताओं के अंदर बचा है? देखिए, वो चीज़ के बारे में मैं समझूंगा कि अटल जी की जो सोच थी और जिस समय उन्होंने कार्य किया था, शायद अटल जी की विचारधारा और उनकी सोच नहीं होती तो शायद ये पार्टी इतने लंबे समय तक आज राजनीति में नहीं होती। ये फैक्ट है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही जो है एक सहनशील, जो समाज में सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे, जिनका कोई दुश्मन नहीं था,
उन्होंने इस पार्टी को संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक लेके आए। अब चूंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से कार्यप्रणाली को बदलाव करना पड़ता है। जब हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है हर तरीके, चाहे वो राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, उनका मतलब है हमको विरोध करना है, तो हमें उसी तरीके से उनको भी जवाब देने के लिए अपनी थोड़ी सी स्थिति को बदलना पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में सवाल ये, क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 में? 2024 के लिए हमारा संदेश यही रहेगा कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, और क्योंकि हमें इस देश को आगे विश्व की महाशक्ति बनाना है। दूसरा, हम अपने सनातन कल्चर को अगर हम बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एकजुट होकर के एक ऐसी पार्टी को समर्थन करना होगा जहाँ पे सनातन कल्चर भी सुरक्षित है, जहाँ पे देश भी सुरक्षित है, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुरक्षित है, और सबका साथ सबका विकास, उसका भी मान सम्मान रखा जा रहा है। सुरक्षित तो है ही, हाँ। केंद्र भी सरकार बीजेपी की भी है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कौन सा सुरक्षित वाला जो माहौल बनेगा? नहीं, माहौल का तो मतलब ये है कि वोट देंगे तभी तो सरकार बनेगी, लेकिन स्थानीय मुद्दे अगर आप प्राथमिकता पे लेंगे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग व्यक्तिगत कारणों की वजह से दूसरे प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत कारण से अलग हटना पड़ेगा मतदाता को, और उसे ये देखना पड़ेगा कि प्राथमिकता के आधार पर उसके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की सुरक्षा। पिछले 10 वर्षों में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है देश के अंदर, ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं तो पहले रोज बम विस्फोट होता था, और इसका श्रेय जाता है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि आज हमारे देश में चुनाव भी हो रहा, हमारे देश में त्यौहार भी हो रहा, और IPL का मैच भी खेला जा रहा। 140 करोड़ की आबादी में इतना बड़ा लोकतंत्र में चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप देखिए, कोई किसी आदमी के जो है मन में टेंशन है कि असुरक्षा की। अखिलेश यादव कह रहे जो है पूरा ग्राउंड जो हमने बनाया है, पूरा जो स्टेडियम हमने बनाया है, अब उसका श्रेय जो बीजेपी ले जा रही है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, उन्होंने अपने परिवार को बनाया, सफाई को बनाया, ये स्पष्ट है। और उनकी राजनीति और राष्ट्रीय हित की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, जी। अटल जो सेना है इसके अलावा और किन किन कार्यों में सहयोग करती है? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी पार्टी राष्ट्रीय हित का कार्य करती है उसको समर्थन करना, और सरकार बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी है जनता का संदेश सरकार और पार्टी तक, और पार्टी और जनता का संदेश जो है जनता तक। ठीक है, थैंक यू। हम मैं अटल सेना संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष GP त्रिपाठी मेरा नाम है, और अटल सेना एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है जो आदरणीय अटल जी के विचारों पे, उनके आदर्शों पे समाज और देश हित के लिए कार्य करने वाला संगठन है। चूँकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है लखनऊ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अटल संदेश के माध्यम से देशवासियों को जो भी हमें संदेश देना है वो लखनऊ से दें। आज हमारा देश 2024 के लोकसभा चुनाव का उत्सव मना रहा है, लेकिन ये चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चुनाव देश को एक नए युग की ओर ले जाने वाला चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है विकसित भारत का, कि विकसित भारत 2047 तक हम लोगों का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज अटल सेना पूरे 25 राज्यों में कार्य कर रही है। क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश ने भारत का नेतृत्व सौंपा था, तो ये सोच के नहीं सौंपा था कि स्थानीय मुद्दे या पहले जो आलू प्याज टमाटर या गैस के दामों पे सरकार बदल जाती थी, उससे अलग हट करके जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे थे, जो देश को विश्व में एक नई पहचान देने वाले मुद्दे थे, उस आधार पे चुना। और उस मुद्दों पे पिछले 10 वर्षों के अंदर देश की जनता भली बात परिचित है कि जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें कि कश्मीर से धारा 370 को हटाना। कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग था, लेकिन चूंकि हमारे देश का संविधान वहाँ लागू नहीं होता, लेकिन धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, चुनावी एजेंडे में था, उसको पूरा किया और धारा 370 हटाया, और आज कश्मीर के अंदर भारत का संविधान लागू होता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि पिछले 500 वर्षों से लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया, हमारी दसियों पीढ़ियां जो है स्वर्गलोक सिधार गई, लेकिन वो शुभ अवसर का दर्शन उनको नहीं हो पाया।
और ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था जो विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए एक विलक्षण जो है अवसर था, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसको साक्षात जो है आज भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर बना के और प्रभु श्री राम जी वहाँ स्थापित हुए। तो ये ऐसे मुद्दे थे। उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि 2014 के पहले पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो हिंदुस्तान से ज़्यादा थी। ऐसा क्यों था? भारत की जो जीडीपी थी वो पाकिस्तान से कम थी, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके किए गए कार्यों की वजह से आज पाकिस्तान की ये परिस्थिति हो गई है कि वो पूरे दुनिया में भीख मांग रहा है और वहाँ पे आटे के लिए लोग लाइन लगाते हैं। तो देश की जनता को ये बात भली बात समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देश ने आलू, प्याज, टमाटर और गैस के दाम के लिए नहीं चुना था। प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था, इसलिए चुना था कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, भारत का पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान हो। ये छोटे मोटे मुद्दों पे पिछले 60-70 साल से विरोधी पार्टियों ने देश को उलझा के रखा, व्यक्तिगत इशू को क्रिएट करके रखा और उसके सामने राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व नहीं दिया और इसमें जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांट करके राजनीति करते रहे। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई जो राष्ट्रीय सोच की जो है सरकार है, जिसका लक्ष्य है कि भारत को विश्व में महाशक्ति बनाना। बट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है आपका? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अटल सेना देशवासियों को ये संदेश देना चाहती है कि आपको अपने व्यक्तिगत मुद्दों को महत्व न देते हुए राष्ट्रीय हितों के आधार पर वोटिंग करना है, नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अभी भी हमारे देश के अंदर आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के बावजूद भी 50 से 60% वोट होता है, जबकि निर्वाचन आयोग जो कि भारत सरकार के खर्चे पे जो है चुनाव व्यवस्था का संचालन करती है, 40% हमारा जो है धन अपव्यय हो जाता है, क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है चुनाव की उसमें मतदाता सूची प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं और 47 समस्त दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी जो है हमारे 12 जिलों के, इनके माध्यम से वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, मतदाता सूचना पर्ची को वितरण कराया गया है और तृतीय चरण में कुल 1,87,08,616 मतदाता पर्चियों का वितरण हो गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदाता अपने मतदेय स्थल की और अपने वोट के सीरियल नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में इस तीसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक घर में एक वोटर गाइड का वितरण किया गया है और तीसरे चरण में 37,34,852 वोटर गाइड का वितरण हुआ है। 27 अक्टूबर से जब हमारा स्पेशल समरी डिवीजन प्रारंभ हुआ था, 4 मई तक कुल मिला के तीसरे चरण में 12,45,216 एपिक कार्ड्स, मतदाता फोटो पहचान पत्रों का वितरण कराया गया है जो नए बने थे। और मतदान की अवधि में समस्त बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदेय स्थल पर हेल्प डेस्क पे मौजूद रहेंगे, अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर साथ लेके, जिसमें मतदाता सूची अल्फाबेटिकल ढंग से लगाई जाती है। तो जो मतदाता जिनको मतदाता सूचना पर्ची नहीं मिली वो वहां भी अपना अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर से अपना सीरियल नंबर देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 से अधिक जहां पोलिंग स्टेशन है उन सारे पोलिंग सेंटर्स पे वोटर असिस्टेंस बूथ की व्यवस्था की गई है, जहां हमारे कर्मचारी रोल लोकेटर्स के साथ उपलब्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेजों की सूचना जारी की है कि यदि किसी मतदाता के पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एपिक कार्ड उपलब्ध नहीं है या खो गया है, तो इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी अपने साथ ले जा सकता है, जिसके माध्यम से वो अपनी पहचान वहां पोलिंग स्टेशन में करा सकता है। ये 12 दस्तावेज हैं: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक अथवा डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम
अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो जारी किया जाता है। इस प्रकार ये 12 अतिरिक्त दस्तावेज हैं ऑप्शनल। अगर एपिक कार्ड नहीं है तो इनमें से किसी एक के माध्यम से भी पहचान स्थापित की जा सकती है, मान्य होंगे। किसी भी मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत है उसके लिए हमारी हेल्पलाइंस 24 घंटे खुली रहती हैं। 1950 पे तो संबंधित जिले के जो कॉन्टेक्ट सेंटर में शिकायत जाती है, दर्ज होती है, और राज्य स्तर पर दर्ज कराने के लिए 1800 1950 ये नंबर से यहाँ स्टेट लेवल कॉन्टेक्ट सेंटर पे शिकायत आती है, जिसको दर्ज करके उसका निस्तारण कराया जाता है। इसके अलावा हमारी CVGIL ऐप है, जो कोई भी एंड्रॉयड या एप्पल के फोन पे उसको डाउनलोड करके शिकायत वीडियो और फोटो खींच के कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल पे भी कोई मतदाता जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पे भी करा सकता है। तीसरे चरण में जो हमारे क्षेत्र है, इसमें CVGIL के माध्यम से जो शिकायतें मिली 16 मार्च से लेकर 6 मई तक कुल 794 शिकायतें दर्ज हुई थी। 456 शिकायतें सही पाई गई तथा 338 शिकायतें गलत पाई गई थी या रेलेवेंट नहीं थी। इन 456 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 419 शिकायतें 100 मिनट की नियत समयावधि में निस्तारित कर दी गई थी और एवरेज हमारा निस्तारण का औसत है 47 मिनट, जो 100 मिनट के नियत समयावधि से काफी कम है। तृतीय चरण में 16 मार्च से 6 मई तक 22.65 करोड़ रुपए की कीमत की शराब, नकदी और ड्रग आदि की जब्ती हुई। अब गर्मी के मौसम में गर्मी और लू के दृष्टिगत मध्य स्थलों पर मतदाताओं के लिए छाया की व्यवस्था, शीतल पेयजल, शौचालय, साइनेज की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के बैठने के लिए कुर्सियां, स्कूल के बेंच आदि की व्यवस्था की गई है। पैरामेडिक्स और आशा कार्यकर्ताओं के साथ पर्याप्त ORS और मेडिकल किट्स उपलब्ध कराई गई हैं और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों और हमारे मतदान कर्मियों को कहा गया है कि समस्त मतदाताओं के साथ विनम्र और सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। मतदान प्रतिशत की जानकारी 2-2 घंटे पर मीडिया को दी जाएगी। इसमें वोटर टर्नआउट ऐप है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया, जो मोबाइल फोन पे डाउनलोड करके 9 बजे की सूचना 9:30 मिल जाएगी, 11 की सूचना 11:30, 1 बजे की सूचना 1:30 बजे, 3 की 3:30, 5 बजे के मतदान की सूचना 5:30 और 6 बजे का जो क्लोज ऑफ पोल का सूचना होती है वो 7 बजे से 12 बजे तक एंट्री उसकी हमारे मतदान कर्मी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अनुमानतः कल 9 बजे तक, रात्रि 9 बजे तक, 6 बजे तक का जो मतदान की सूचना है वो 9 बजे तक वोटर टर्नआउट ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी समय समय पर ये सारी सूचनाओं का मीडिया के साथियों को उनकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कितने महिला, कितने पुरुष, कितने तृतीय थर्ड जेंडर के मतदाता हैं, कितने मतदेय स्थल हैं, कितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उम्मीदवार हैं, उनकी सूचना टेबल के माध्यम से अलग से आपको अवेलेबल करा देंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। प्रदेश के ये 10 लोकसभा क्षेत्र इस प्रकार है: 8 संभल, 16 हाथरस अनुसूचित जाति, 18 आगरा अनुसूचित जाति, 19 फतेहपुर सीकरी, 20 फिरोजाबाद, 21 मैनपुरी, 22 एटा, 23 बदायूं, 24 आंवला तथा 25 बरेली। ये 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर सायंकाल 6 बजे तक चलेगा और जो भी मतदाता सायंकाल 6 बजे तक मतदेय स्थल पर पंक्ति में खड़े होंगे उनको सभी को वोट डालने दिया जाएगा। ये 10 स्थित हैं
यथा मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं तथा बरेली। इनमें 2 लोकसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी हैं। 18 आगरा अनुसूचित जाति के रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी आगरा हैं और 24 आंवला के रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी बरेली हैं। बाकी 8 लोकसभा क्षेत्रों में संबंधित जिलाधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। 22 एटा के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी कासगंज। भारत तृतीय चरण में कुल मिलाकर 1,89,14,788 मतदाता हैं, जिनमें से 1,01,44,345 पुरुष मतदाता हैं, 87,69,696 महिला मतदाता हैं और 747 तीसरे जेंडर के मतदाता हैं। सबसे अधिक मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 18 आगरा अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र में है, 20,72,685 और सबसे कम मतदाता 22 एटा लोकसभा क्षेत्र में है, 17,524। बाकी सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इन 2 संख्याओं के बीच मतदाता की संख्या है। कुल मिलाकर इन 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 100 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 महिला प्रत्याशी हैं और बाकी पुरुष प्रत्याशी हैं। तृतीय चरण में सबसे अधिक 13 प्रत्याशी 25 बरेली लोकसभा क्षेत्र में है और सबसे कम 7 प्रत्याशी 20 फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। इस चरण में कुल मिलाकर 20,415 मतदेय स्थल यानी पोलिंग स्टेशन है, 12,339 मतदान केंद्र हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, और जो टोटल पोलिंग स्टेशन है इनमें से 4,390 को विभिन्न कारणों से क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की श्रेणी में रखा गया है, जहां पर अधिक सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 3 विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए हैं और इन क्षेत्रों में 10 सामान्य प्रेक्षक हैं, 6 पुलिस प्रेक्षक हैं और कुल 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इन सीटों में कुल 1887 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 241 जोनल मजिस्ट्रेट, 668 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2,859 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 4,783 भारी वाहनों का प्रयोग होगा, 5,462 हल्के वाहन और 88,420 मतदान कार्मिक इसमें लगाए गए हैं। चुनाव को संपन्न कराने के लिए तृतीय चरण में 25,819 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 25,819 बैलेट यूनिट और 27,597 वीवीपैट इनको तैयार कर लिया गया है। पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। लगभग 50% पोलिंग स्टेशंस पे यानी 10,208 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पे लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर्स और भारत निर्वाचन आयोग इन सब के स्तर पे किया जाएगा। इसके अलावा 3,503 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। तीसरे चरण में कुल 370 आदर्श मतदेय स्थल बनाए गए हैं, मॉडल पोलिंग स्टेशन, 79 समस्त महिला प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं, ऑल विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस, 39 समस्त युवा कर्मी प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं और 47 समस्त दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी जो है हमारे 12 जिलों के, इनके माध्यम से वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, मतदाता सूचना पर्ची को वितरण कराया गया है और
तृतीय चरण में कुल 1,87,08,616 मतदाता पर्चियों का वितरण हो गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदाता अपने मतदेय स्थल की और अपने वोट के सीरियल नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में इस तीसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक घर में एक वोटर गाइड का वितरण किया गया है और तीसरे चरण में 37,34,852 वोटर गाइड का वितरण हुआ है। 27 अक्टूबर से जब हमारा स्पेशल समरी डिवीजन प्रारंभ हुआ था, 4 मई तक कुल मिला के तीसरे चरण में 12,45,216 एपिक कार्ड्स मतदाता फोटो पहचान पत्रों का वितरण कराया गया है जो नए बने थे। और मतदान की अवधि में समस्त BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदेय स्थल पर हेल्प डेस्क पे मौजूद रहेंगे, अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर साथ लेके, जिसमें मतदाता सूची अल्फाबेटिकल ढंग से लगाई जाती है। तो जो